नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। कल हमने 75 क्वेश्चन कराए थे। ये संस्कृति आईएएस की टेस्ट सीरीज है। तो GS 1 मतलब आपका जो टेस्ट नंबर 1 है, ये मॉक टेस्ट। तो सब्जेक्ट वाइज कराए हैं संस्कृति आईएएस ने भी, दृष्टि आईएएस ने भी सब्जेक्ट वाइज कराए हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, 76 के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 75 क्वेश्चन मैंने कल कराए थे। अगर आपको ठीक लगे होंगे तो आगे करा देंगे, बाकी नहीं तो फिर PDF आपको सेंड कर दी जाएगी, ठीक है ना। और PDF जिस को चाहिए वो कमेंट करेगा मुझे नीचे, ठीक है, तभी PDF मिलेगी। मैं और बाकी सब पेपरों की आपको PDF दे दूंगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। 76 क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोल एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो रोल एक्ट आया था, इसके अंतर्गत बंदी को न्यायालय में प्रत्यक्ष उपस्थित करने के अधिकार को निलंबित कर दिया गया। बात तो सही है ना। इस अधिनियम के विरोध में गांधी जी ने अपमान व याचना दिवस को मनाने का आह्वान किया। बात ये भी सही है। एक बार ये क्वेश्चन मैंने देखा था, लिखा था कि कौन सा बंदी प्रत्यक्षीकरण था ये, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण ही तो है, तो उससे संबंधित था ये। तो इसका आंसर आपका जाएगा C, ठीक है ना। चलिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार हम करना है। तो विचार करते हैं। इस एक्ट से भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ। हाँ जी, हुआ तो सही था कि ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण के लिए तो लाए गए थे, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। भारतीय मामलों पर विचार के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। क्या वो 1784 में किया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का? ये आपका 1773 में बना दिया गया था। कब? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया था। तो ये दूसरा नहीं है। जब आपको पता चल गया कि दूसरा जब नहीं है, तो 3 ऑप्शन तो आपने दूसरा गलत करने के बाद ही काट दिया, आपका आंसर आ गया B। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन भी सही है। युद्ध एवं कूटनीति के संबंध में मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन किया गया। ये बात सत्य है, ठीक है। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत के प्रति ब्रिटिश नीति में परिवर्तन संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं वाले पे ध्यान देना होता है स्पेशली थोड़ा सा, ठीक है। तो 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद में ब्रिटिश नीति में जो परिवर्तन आया था उसके संबंध में पूछ रहा है। तो भारत के शासन से संबंधित मामलों के लिए भारत मंत्री की नियुक्ति की गई, ये बात सत्य है। देशी रियासतों पर अधिकार की नीति का त्याग कर दिया गया, तो ये बात भी सत्य है। मुस्लिमों के प्रति तुष्टिकरण की नीति अपनाई गई थी, तो यही बात गलत है। मुस्लिमों के प्रति तुष्टिकरण की नीति नहीं अपनाई गई थी। भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों के सम्मान का निर्णय किया गया था। हाँ जी, बिल्कुल किया गया था। सुधर गए थे ना, थोड़ा सा नाक में दम कर दिया था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत, डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए निम्नलिखित राज्यों को सही कालक्रमों में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए, ठीक है ना। तो इसको हमने याद कर रखा था, शायद एक बार हमने और भी बताया था आपको। सतारा संभल ना सका, ऐसे मैंने इसको याद कर रखा था कि सतारा संभल ना सका। उदय ने झांसे में ले लिया नाक को, तो सतारा संभल ना सका बघाट, सतारा संभल ना सका बघाट। तो इसका मतलब ये है कि पहले संभल आया, मतलब संबलपुर आया, चौथा पहले आ रहा है, उसके बाद बघाट आया। उदय ने झांसे में ले लिया नाक को, तो 2 और 1, तो 4 3 2 1। तो D ऑप्शन आपका आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80 नंबर का कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये कुछ आयोग दे रखे हैं। तो ये हंटर शिक्षा आयोग आपको मालूम ही है, लॉर्ड रिपन के समय पे आया था, तो 1882, ये सत्य है। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 आया था, ये भी सत्य है। हार्टोग समिति 1929 आई थी। राधा कृष्णन आयोग 1952 में आया था। बताइए कौन सा इसमें गलत है या सही है। तो 80 का आंसर जो गलत है वो है D। कौन सा? D। बाकी ये भी सही है। हार्टोग समिति आपकी 1929 में आई थी, ये राधा कृष्णन आयोग 1952 का नहीं है। तो फिर कब का है? तो इसका डेट है आपका 1948, 1948 में राधा कृष्णन आयोग आया था, ना कि 1952 में। आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन भी आप बार बार देखते हो, वेदरा का युद्ध ऑप्शन में आता है। 1759 में हुआ था वेदरा का युद्ध, उसमें डचों को हराया था अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों और डचों के बीच में युद्ध हुआ था, वेदरा का निर्णायक युद्ध था। तो 1759 आंसर आ जाएगा डच, ठीक। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में तो नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित किया गया, क्या ये सत्य था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था ना 1929 में, और बड़ा ही फेवरेट और बहुत ही
है ना, इम्पोर्टेंट है ये। तो नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, तो ये बात सत्य है। पूर्ण स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, हाँ जी बिल्कुल किया गया था। तो ये दोनों बात सत्य हैं, आंसर आएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अहमदाबाद मिल मजदूर। अहमदाबाद जो मिल मजदूर आंदोलन था उसका कारण क्या था? तो इसका आंसर है सी, प्लेग बोनस विवाद। जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर किए थे तो हमने बोला था CSK बनाया चेन्नई सुपर किंग्स, तो CSK ना करके CAK कर लो। इनका क्रम बता रहा हूँ मैं, चंपारण पहले हुआ है, अहमदाबाद मिल आंदोलन उसके बाद हुआ है, खेड़ा सबसे लास्ट में हुआ है। फिर मैंने याद करवाया था SH याद कर लो। इसका मतलब ये है कि सत्याग्रह जो चंपारण हुआ ये प्रथम सत्याग्रह था, अहमदाबाद हुआ प्रथम हंगर स्ट्राइक वाला था, खेड़ा जो हुआ प्रथम असहयोग आंदोलन था। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजी भी याद हो जाएगी, और कभी कभी क्रम से भी पूछता है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रोनोलॉजी से ही संबंधित है, कालक्रम बताना है आपको, कौन पहले कौन बाद में आया। तो फ़कीरा कहे नहीं, कबीरा कहे ये जग अंधा। फ़कीर विद्रोह सबसे पहले हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1776-77 में है। उसके बाद आया है आपका इन चारों में देखो तो पागलपंथी विद्रोह 1813 का है, रामोसी विद्रोह जो है आपका 1822 का है, और कूका विद्रोह आपका जो है 1860 से 72 के बीच, 70 के साथ का है ना। तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा 3, 1, 2, 4। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? 3, 1, 2, 4। तो ये डेट याद रख लेना, ये फिर से आपको मिलेंगे। कूका विद्रोह बीच बीच में मिलता रहता है, रामोसी विद्रोह भी मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भू राजस्व की दरें तय करने की कुछ विधियाँ थी कि स्थायी बंदोबस्त है, जमींदारी प्रथा वाला, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी। तो महलवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित पूछा है कि यह ब्रिटिश भारत के कुल 51 क्षेत्र पर लागू हुआ था। तो ये 51 क्षेत्र पर नहीं था, ये जो आंकड़ा दे रखा है ये रैयतवाड़ी का था, महलवाड़ी का था 30%, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन तो टाटा बाय करके निकल लिए। केवल तीन, इसका मतलब 3 तो 100% सही है। अब 2 की डिस्कशन कर लेते हैं। इसके अंतर्गत मद्रास, पूर्वी बंगाल तथा असम आदि शामिल थे। ये बताइए क्या ये सत्य है बात? तो ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। इसमें महलवाड़ी में आपका मद्रास, पूर्वी बंगाल, असम शामिल नहीं थे। आपको ये लगेगा तो आपको लगेगा स्थायी बंदोबस्त में शामिल थे क्या ये? तो महलवाड़ी बंदोबस्त में कौन कौन से एरिया शामिल थे? तो इसमें आपको आगरा वाला मिलेगा, है ना, कुछ ज़िले आगरा के मिलेंगे, मध्य प्रांत के मिलेंगे, पंजाब के कुछ हिस्से मिलेंगे। ये महलवाड़ी में शामिल थे, ना कि ये, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस संधि ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, कौन सा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पर विराम लगा दिया था? तो जो मराठा था वो सूरत से शुरू हुए थे और सालबाई की संधि तक गए थे, और सालबाई की संधि आपको मालूम है 1782 में हुई थी। कब हुई थी? 1782 में, ठीक है। तो इसका आंसर आपका होगा सालबाई की संधि, ठीक। बेसिन की संधि का टाइम पीरियड आप बताओगे कि कब हुई थी, क्योंकि ये भी कई बार पूछी हुई है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस गांधीवादी नेता ने कालीकट से पेन्नार तक नमक की यात्रा की? मतलब ये केरल वाले एरिया की बात कर रहे हैं। अगर तमिलनाडु वाले एरिया की बात कर रहे होते तो श्री राजगोपालचारी हम लगा देते। तो के कलप्पन, कौन? के कलप्पन, ये वही है के कलप्पन जो वाइकोम सत्याग्रह वाले, वाइकोम सत्याग्रह जिनके नेतृत्व में हुआ था, ये वही के कलप्पन है, ठीक है ना। तो चलिए, तो पूछा है कि डचों की असफलता के कारण भारत में क्या थे? कंपनी पर सरकार का सीधा नियंत्रण था, ब्रिटिश की नौसैनिक सर्वोच्चता थी, फ्रांस और ब्रिटेन के निरंतर युद्ध थे, भाई फ्रांस और ब्रिटेन से लगातार निरंतर युद्ध थे, व्यापारिक दिलचस्पी का मुख्य केंद्र दक्षिण पूर्व एशिया था। हाँ, ये बात सत्य है। चारों ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है ना। तो आंसर आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आपका आएगा BR शिंदे। तो डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो ये थे आपके BR शिंदे, ठीक है ना, क्योंकि ये सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक का काम किया था इन्होंने, ठीक है ना। इसका उद्देश्य ये था कि जो जाति आधारित भेदभाव था, अस्पृश्यता थी, उसको चुनौती देना। जब आप पढ़ते हो हिस्ट्री तो आपको पता चलता होगा कि
जाति को ख़त्म करने की चीज़ें कब से चली आ रही हैं? आज़ादी के समय में तो जितनी भी चीज़ें, वाईकॉम सत्याग्रह ले लो, बहुत सारे, तो जितने भी सत्याग्रह पढ़ोगे जातिगत भेदभाव, जातिगत भेदभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉर्ड कर्जन से। अगर वायसराय के हिसाब से भी अगर आप पढ़ते हो तो आपको लॉर्ड कर्जन एक इम्पोर्टेंट वायसराय के रूप में देखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सुधार किए थे और बाकी तो नालायक थे ही। ये बंगाल विभाजन से खुशी फील कर रहे थे ये अपनी। चलो आगे बढ़ते हैं। पूछ रहे हैं कौन कौन सी चीज़ें इनके समय पे हुई थी। तो जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में अकाल आयोग, नहीं भाई, जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में नहीं था, मैकडोनल्ड की में था। मैकडोनल्ड का बर्गर खाया है, बर्गर तब खाओगे जब भूख लगेगी, अकाल पड़ेगा। तो अकाल आयोग जो बना था लॉर्ड कर्जन के समय पे वो मैकडोनल्ड थे। तो पहला तो गलत हो गया। तो जहाँ जहाँ पहला हो वो से उड़ा दो, क्योंकि बाय बाय टाटा कर लो इनसे तुम अब। बाकी ये 2 ऑप्शन बचे, इसका मतलब 2 और 4, 2 और 4 इसमें भी है, तो इसका मतलब ये 2 और 4 तो बगैर कहे ही सही हैं। टॉमस रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया। तो हाँ जी, टॉमस रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया था। तो आंसर आ जाएगा आपका 2, 3, 4, ठीक है ना। अब कुछ करंट के क्वेश्चन बीच में डाल रखे हैं इन्होंने कि सुदूर आदिवासी क्षेत्रों को 12मासी सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य से निम्नलिखित में किस राज्य सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना। भाई साहब, भगवान बिरसा मुंडा का नाम सुन के तो ऐसा लग रहा होगा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इधर साइड से होंगे, लेकिन ये योजना शुरू करी है महाराष्ट्र में। किसने? महाराष्ट्र में। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों के राहत व पुनर्वास के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक कमेटी गठित करी थी। किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी बताइए? तो वो है गीता मित्तल। कौन है वो? गीता मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में देश का जो पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय, क्या प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये तमिलनाडु। देखो पुराना करंट है ये काफ़ी, वैसे तो जनवरी से करना है और मार्च के बाद से तो और ज़्यादा बेहतर करना है, उससे पहले थोड़ा बहुत जनवरी से देखेंगे। बाकी अब इस क्वेश्चनों को जब हम कर रहे हैं तो आ ही रहे बीच में, हम सोचे कर ही लेते हैं इनको, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है, और सुमेलित पर तो ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर बी, मंडेला दिवस 18 जुलाई का है ये, 18 जुलाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला जो उद्योग रत्न पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया? तो ये है आपका रतन टाटा को। किसे? रतन टाटा को। नेक्स्ट है आपका कि पिछवई चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पिछवई चित्रकला कहाँ से है? तो ऑप्शन देखते हैं कि यह छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है। क्या ये छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध हस्तकला है? इसमें कपड़े पर भगवान राम के जीवन व्रत का चित्रण किया गया है। तो आप देखिए, पहले तो ये छत्तीसगढ़ से नहीं है, राजस्थान से है। कहाँ से? राजस्थान से। और जब ये राजस्थान से हो गई है तो भगवान राम की वहाँ कम मिलेगी आपको, किसकी मिलती है? कृष्ण जी, भगवान कृष्ण जी की चीज़ें आपको ज़्यादा दिखाई देंगी वहाँ। तो दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2023, अब देखो मैं कह रहा था तो पुराना करंट है ये, क्योंकि पेपर जो उस समय के उठा के इन्होंने रख रखे हैं। हालांकि जब ये पेपर कराया गया तो 7 अप्रैल को कराया गया, ये 7 अप्रैल 2024 को, बट देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित में किस देश को ट्रैकोमा को ख़त्म करने वाले 18वें देश के रूप में मान्यता दी गई? तो ये था इराक। कौन सा देश था? इराक। ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया कौन सी खिलाड़ी को? तो ये है आपका MC मैरी कॉम को, ठीक है। एक ये योजना पहले भी काफ़ी करंट में रही है, ये विवाद से विश्वास सेकंड, ये सेकंड है पहले, इसका मतलब पुरानी योजना है, तो सेकंड के नाम से दोबारा निकाली गई है। किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये है आपकी वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। अब ये पुराने हैं, अब नया कुछ भी आएगा करंट उसको हम ज़्यादा ध्यान देंगे वैसे, है ना। तो अब ये फिल्मों में चले आ रही थी तो हमने निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्रोनोलॉजी से संबंधित है और इस समय से हमने याद इस कर रखा था काकी बाबा औलिया। काकी बाबा औलिया मतलब फरीद बाबा, उसके बाद निजामुद्दीन औलिया आते हैं। तो मुइनुद्दीन चिश्ती तो चिश्ती परंपरा के तो संस्थापक थे ही, तो वो पहले रहेंगे ही। तो एक पहले रहेगा तो काकी बाबा औलिया रहेंगे, तो बाबा दूसरे नंबर पे आएंगे। तो 1 और 2 जहाँ होगा तो वहाँ से शुरुआत करेंगे, और 1 और 2 तो आपका 2 में है। अब 3 और 4 में डिसाइड करना है आपको, ठीक है। और 3 और 4 में डिसाइड करने पर नसरुद्दीन चिराग, उसके बाद आएंगे गेसू दराज। कौन आएंगे? गेसू दराज। तो तीसरा पहला आएगा, तीसरा और चौथा। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कुछ विदेशी यात्री दे रखे हैं और उनके देश के नाम दे रखे हैं कि कौन सा किस देश से
संबंधित है? तो चलो देख लेते हैं। मार्को पोलो इटली से थे, बिल्कुल सही बात है यार। इब्न बतूता मोरक्को से थे, ये भी सही है। एंटोनियो मोंसरेट स्पेन से थे, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि जैन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर इंग्लैंड से थे, ये इंग्लैंड से नहीं थे। ट्रेवेनियर साहब थे फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। तो यही ऑप्शन आपका सही आंसर है, क्योंकि नहीं पूछा था, तो डी ऑप्शन आपका आंसर बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस टाइप की किताबें जब आ जाती हैं तब हम कहते हैं यार हिस्ट्री में कितना भी पढ़ लो कहीं ना कहीं दिमाग ख़राब कर ही देता है। तो इसमें पूछा है कि किताब उल खराज के लेखक कौन है? तो अबू याकूत। कौन है? अबू याकूत। अबू अल बकर नहीं है अबू याकूत है किताब उल खराज के। खराज हो रही होगी, खांसी वांसी हो रखी होगी ना अबू याकूत साहब को। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किताब ए नौरस की रचना अली आदिल शाह द्वारा की गई थी। नेक्स्ट और देख लेते हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह को गरीबों का दोस्त भी कहा जाता था। अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है ना, इन दोनों स्टेटमेंट में मतलब किताब ए नौरस की रचना और गरीबों का दोस्त, इन दोनों चीज़ों से जाना जाता था। आदिल शाह के उत्तराधिकारी थे, अली आदिल शाह के उत्तराधिकारी थे इब्राहिम, क्या नाम था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। कौन थे? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ मोहम्मद कुली कुतुब शाह दे रखा है और यहाँ अली आदिल शाह दे रखा है। जबकि ये दोनों चीज़ें जो करी थी, गरीबों का दोस्त कहलाते थे इब्राहिम आदिल शाह, ठीक है ना, और किताब नौरस की रचना उन्होंने करी थी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने, ठीक है ना। चलिए, तो इसका मतलब आंसर आपका ये हो जाएगा। प्रसिद्ध संस्कृत और कवि तथा नाटककार, क्या नाम है उनका? राजशेखर। क्या नाम है? राजशेखर। निम्नलिखित में से किसके दरबार से संबंधित हैं? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? महिपाल। किनके दरबार से संबंधित है? महिपाल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुद्रा प्रणाली की जो निम्नलिखित विशेषताएं हैं वो किसके शासनकाल की विशेषताओं को बता रही होती हैं? तो देख लेते हैं। ये कह रहा है कि शुद्ध अरबी के जो सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। शुद्ध अरबी के सिक्के कौन से शासनकाल में चले थे? सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा शुरू हुई। सिक्कों पर खलीफा के नाम का अंकन किया जाता था। आखिर ये सारे काम किसके शासनकाल में होते थे? तो ये था इल्तुतमिश का शासनकाल। कब का? इल्तुतमिश है। इनकी बेटी का नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था? रजिया सुल्तान। तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये पूछा है कि कौन सा सही है। मलिक काफूर ने अपना पहला सैन्य अभ्यास वारंगल के विरुद्ध किया था। नहीं भाई, वारंगल पे तो गए थे 1310 में, तो देवगिरी के खिलाफ किया था। देवगिरी, किसके खिलाफ? देवगिरी के खिलाफ पहला सैन्य अभ्यास उनका जो था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को रायरन की उपाधि प्रदान की थी। ये बात सत्य है? पहला गलत है आपका, तो आंसर आपका आ जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ललितादित्य मुक्तापीठ के संदर्भ में कौन सा कथन पर विचार करें कि कौन सा सही है? देख लेते हैं। उसने विदेशों से राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। हाँ जी, बिल्कुल करे थे। कृषि के विकास के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। एक पॉइंट से तो देखने में लग रहा है करवाना ही चाहिए, लेकिन नहीं करवाया था इसने। कृषि के विकास के लिए नहरों का निर्माण कराना चाहिए था। नॉर्मल तो अगर हम देखेंगे, पिक करेंगे, नहीं पता हो तो हम तीनों को सही मार सकते हैं। कश्मीर में मारतंड सूर्य मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। ललितादित्य मुक्तापीठ ने, बिल्कुल सही बात है। तो जब दूसरे को गलत करोगे तो दूसरे के गलत करने पे 2 ऑप्शन तो वैसे उड़ रहे हैं, और कहो तो तीसरा भी उड़ रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचता है डी, 1 और 3, ठीक है ना। बैटरी लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन शायद आपको देखने को पहले भी मिला होगा, 2022 या 23 वाले पेपर में था शायद इस टाइप का क्वेश्चन ना, कि कौन सा विजयनगर कालीन प्रशासनिक इकाइयों का सही अनुक्रम था। अब सबसे छोटे से बड़े पे पहुंच जाओ या सबसे बड़े से छोटे पे पहुंच जाओ, कोई तो क्रम देख लो। तो चलो देख लेते हैं। क्या मंडल सबसे बड़ा है? तो मंडल होता है प्रांत, जैसे राज्य होता है ना, आपसे राज्य। नाडु, अब राज्य होगा तो नाडु जिले को रिप्रेजेंट करेगा, अगर मंडल राज्य को रिप्रेजेंट करेगा तो नाडु जिले को। उसके बाद स्थल आप मान लो कि उप जिले या कह दो ब्लॉक, और ग्राम तो ग्राम है ही है। तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जाएगा, मंडल, नाडु, स्थल, ग्राम, ठीक है ना। तो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी होगी आपकी? ग्राम। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा रज्मनामा शीर्षक से महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। तो ये है फैजी, ठीक है ना। चलिए, दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार में, ठीक है जी।
तो बताइए, दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार के संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं, कौन से सही हैं? होयसोल सम्राटों ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया था, बात तो सत्य है ना। कर्नाटक वाला एरिया है ना, होयसोल सम्राटों ने जैन धर्म को, और कर्नाटक में जैन धर्म का आपको मालूम ही है, सरवड़ बेलगोला। तो होयसोल सम्राटों ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया। वैष्णव अलवर आचार्यों के उदय से जैन धर्म का ह्रास प्रारंभ हुआ। अब एक धर्म उभरेगा, दूसरा धर्म वहीं उसी जगह पर, तो फिर दूसरे का तो ह्रास होगा ही, तो ये बात भी सत्य है। तो इसका आंसर आपका सी ऑप्शन सही है। चोल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया जाता था। क्या किया जाता था? सत्य बात है, ये देख लेंगे भाई, ठीक है ना। तो किया जाता था ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी का नियम। कर की दर उपज का 1/4 भाग निर्धारित की गई थी। 1/4 का मतलब क्या है? 25% लगभग। तो कर की जो दर थी वो 25% निर्धारित की गई थी उपज का। नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्राह्मणों द्वारा बसाए गए गांवों को वरियम कहा जाता था। तो ये ऑप्शन सही है। देखो भैया, ब्राह्मणों द्वारा बसाए गए गांव को वरियम नहीं कहा जाता था, तो फिर क्या कहा जाता था? अग्रहार। क्या कहा जाता था? अग्रहार, ठीक है ना। तो ब्राह्मण द्वारा जो बसाए हुए गांव होते थे उन्हें अग्रहार बोला जाता था। फिर वरियम किसे बोलते थे? तो वो होती थी उप समितियाँ जो बनाई जाती थी, उनको वरियम कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सल्तनत काल में शब्दावली में कहता हूँ, शब्दावली पूछता ही पूछता है। तो सल्तनत काल में नियमित रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले पद हैं, कुछ पदों के नाम दे दिए शब्दावली, जैसे हनबली है, मलिकी है, सफ़ी है। ये किसे संदर्भित कर रहे हैं बताइए? तो ये कुछ समकालीन कानून हैं, है ना। ये कानून के नाम दे रखे हैं, हनबली, मलिकी, सफ़ी। ये जो नाम है सल्तनत काल के समय के, ये समकालीन कानून को निर्देशित कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फिरोज शाह तुगलक, ये हटाना पड़ेगा इसको। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में कुछ पॉइंट दे रखे हैं, वो देख लेते हैं। क्या इन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना करी थी? PWD की। महिलाओं के मज़ारों पर जाने पर रोक लगाई थी, बताइए। सैनिकों को नगद वेतन प्रदान किया जाता था क्या? बताइए। जजिया का एक पृथक कर के रूप में निर्धारण किया गया। तो आंसर आपको देना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना, रटा हुआ हो एकदम। महिलाओं को मज़ारों पर जाने का रोक, जो भी मुस्लिम आएंगे अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए महिलाओं पर तो अत्याचार करेंगे। इतिहास से भी आप देख रहे हो ना, महिला पे तो शुरू से अत्याचार रहे, उनको तो प्रतिबंध पे प्रतिबंध झेलने पड़े। तो महिलाओं के मज़ारों पर जाने पर रोक। सैनिकों के नगद वेतन प्रदान किया था, नगद वेतन नहीं देते थे ये, ठीक है। जजिया का एक पृथक कर के रूप में निर्धारण किया गया, ये बात सत्य है। तो इसका मतलब ये है आपकी। तीसरा गलत कर दो, तो तीसरा ये आपके गलत हो जाएंगे 2, ये 1 2 4, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन कारण वाला कि गयासुद्दीन जो तुगलक है उसने खेत की पैमाइश के स्थान पर उपज के बंटवारे के कर निर्धारण का आधार बनाया। तो आप खेत की पैमाइश को आपने देखा था ऊपर वाले क्वेश्चनों में भी कि खेत की पैमाइश को इस्तेमाल किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। गयासुद्दीन तुगलक जब आए 1320 में, गद्दी संभाली इन्होंने, तो उसके बाद इन्होंने क्या काम किया? खेत की पैमाइश के स्थान पर उपज के बंटवारे को कर निर्धारण का आधार बनाया। तो ये बात सत्य है कथन की। गयासुद्दीन का क्या उद्देश्य था उपज के बंटवारे को कर का निर्धारण का आधार बनाने का? क्या उनका उद्देश्य था कि अधिक से अधिक भू राजस्व संग्रहित करना? नहीं भाई, उनका उद्देश्य ये अधिक से अधिक भू राजस्व संग्रहित करना नहीं था। तो इसका मतलब ऑप्शन है ए सही, आर गलत। तो आपका जाएगा ये सी ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये चाहते थे कि धीमे धीमे धीरे धीरे उनकी खुशहाली न जाए, कर की वृद्धि इतनी ज़्यादा ना हो, बस थोड़ी बहुत उपज के हिसाब से होती रहे, इसलिए उपज के आधार पर करते थे। ये किसानों के लिए फ़ायदा था इससे। भारत में शुरू हुए सूफी मतों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। सूफी मत के बारे में पूछा है, ठीक है ना। तो इन्होंने खुदा की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक गुरु या पीर को आवश्यक माना तो था भाई सूफी मतों ने, तभी तो आपको पीर बाबा मिलेंगे उधर। ये चमत्कार में विश्वास करते थे, बिल्कुल करते थे। चमत्कार को नमस्कार। 1 और 2 सही हो रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी के सुधार कार्यों के संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं कि हिंदुओं पर आरोपित किए जाने वाले जजिया कर को उसने समाप्त कर दिया था। क्या आपको लगता है कि उन्होंने ये काम किया होगा? बिल्कुल नहीं, जजिया कर इन्होंने नहीं समाप्त किया था, लगा और दिया था। मुस्लिमों के ताजिया निकालने को प्रतिबंधित कर दिया था इन्होंने, पता नहीं क्या क्या प्रतिबंध किया था, ताजिया को प्रतिबंध किया। खुम्स में से कोई हिस्सा नहीं लिया, ये कमाल की बात कर दी उन्होंने। खुम्स में से इन्होंने कोई हिस्सा नहीं लिया था। तो इसका मतलब 2 और 3 आंसर आपका मिल रहा है, ठीक है। तो भैया सिकंदर लोदी हमारे सही सुड़ू राजा नहीं थे, असही सुड़ू थे। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं।
कुछ ग्रंथ के नाम दे रखे हैं, उधर लेखकों के नाम दे रखे हैं कि कौन सा किससे मिलेगा, अब ये आपको मिलाना है। ठीक है, तो आप देखिए कि तारीख है फिरोज शाही। अरे फिरोज भाई कुछ तारीख बता दो। नहीं भैया अफ़ीम खा के बैठे हैं हम। सिराज भाई अफ़ीम कब से खाने लगे? तो शम्स सिराज अफ़ीम, अफ़ीफ़ है वो। तो तारीख फिरोज शाही जो ग्रंथ लिखा गया वो शम्स सिराज अफ़ीम ने लिखा। इसका मतलब ए का 2 से जब मिल जाएगा तो 2 ऑप्शन की तो टाटा बाबा ऑलरेडी हो चुकी है, ये और ये बच रहे हैं अभी। इसका मतलब बी का 1 से यहाँ दोनों साइड में दिखाई दे रहा है, तो बी का 1 वैसे मिला दोगे आप कि फतवा है जहांदारी जियाउद्दीन बरनी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आता रहता है वो ऑप्शनों में साथ में। ताज उल मसीर, ताज उल मसीर, तो ताज अगर मिलेगा तो कोई भी हंस देगा, नहीं हंसेंगे तो नहीं, खुशी के मारे चिल्ला पड़ेंगे। तो ताज उल मसीर हसन निजामी। ठीक है, तो इसका मतलब सी का 4 मिल जाएगा, तो सी का 4 यही मिल रहा है, तो आंसर आपका हो जाएगा A2 B1 C4 D3। किताब उल यामिनी, यामनी उतबी। ओके ठीक है। मेवाड़ के शासक राणा कुंभा, कौन? मेवाड़ के शासक थे राणा कुंभा। किस विजय की स्मृति में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया? तो आखिर किसको हराया था राणा कुंभा ने? तो वो है आपका मालवा के शासक महमूद खिलजी। इसकी विजय में इन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे भाई गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनवा दिया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अकबर से रिलेटेड है। अकबर के समय पे बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो देख लेते हैं एक चीज़ को कि वर्ष था 1579। मजहर की घोषणा की गई थी। मजहर की घोषणा का उद्देश्य क्या था? तो आंसर है ए, धार्मिक एवं भौतिक सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित करना इनका उद्देश्य था। ठीक है ना, और भी बहुत सारे इन्होंने अकबर ने काम किए थे अपने समय पे। ठीक है, चलिए आंसर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहाँ की धार्मिक नीति के संदर्भ में कथन बताना है आपको, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है ना, तो इस्लामी परंपरा के अनुकूल ना होने के कारण, ये कह रहे हैं कि इस्लामी परंपरा के अनुकूल ना होने के कारण चहार तस्लीम की प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। तो भैया चहार तस्लीम की प्रथा को प्रतिबंधित नहीं किया गया था, इसको तो चालू किया गया था। हाँ, लेकिन वो सिजदा पेबोस की प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था उन्होंने, लेकिन चहार तस्लीम को स्टार्ट कर दिया था। तो पहला ऑप्शन गलत है। तो जब पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा तो आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन में आपका पहला ऑप्शन आ रहा है, तो इस वजह से आंसर हो जाएगा सी। ठीक है ना, बाकी ऑप्शन आप देख लीजिए। दोनों पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही की थी, बिल्कुल करी थी। गौ हत्या निषेध संबंधी अकबर और जहांगीर के आदेश को वापस ले लिया था, ये भी सही है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बलबन ने निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से ख्वाजा नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो ख्वाजा नाम के जो अधिकारी बलबन ने नियुक्त किए थे उनका क्या उद्देश्य था? तो वो है इक्तादारों पर नियंत्रण रखने के लिए। इक्तादार थे, इक्तादारों पर नियंत्रण रखने के लिए इन्होंने ख्वाजा स्थापित किए थे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया कि अकबर के जो अभियान रहे हैं, ठीक है ना, मुगल शासक अकबर के निम्नलिखित अभियान, डिलीट करो भाई इसे, अभियानों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो माल मावा मेरा है गुजरात, माल मावा मेरा गुजरात है, मतलब मालवा पहले है, फिर मावा मतलब मेरा है, तो मेरा मतलब मारवाड़ आ जाएगा। माल मावा मेरा है गुजरात, तो 1 3 4 2, 1 3 4 2 सी। ठीक है, आंसर इसका यही है, क्योंकि इनकी डेट डिफरेंट है। मालवा अभियान जो चलाया था आपका 1561 में चलाया गया था, मेवाड़ अभियान जो चलाया गया था आपका 1567 में चलाया गया था, मारवाड़ अभियान आपका 1570 का अभियान है, और गुजरात विजय में तो फिर बुलंद दरवाज़ा बनवाई दिए थे। ये 2 साल की बाद की कहानी है 1572 में। तो इस तरीके से आप देख पाओगे आंसर को। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर ने, अब जहांगीर चित्रकला में ज़्यादा ही मग्न रहा करते थे और चित्रकला के इन्होंने बहुत संरक्षण दिया चित्रकला को, और ख़ुद भी एक चित्रकार थे। तो जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल अस्र की उपाधि दी? तो नादिर उल अस्र की उपाधि किसको दी थी इन्होंने? तो दी थी मंसूर को। बट अबुल हसन भी इनके दरबार के ही चित्रकार थे, आंसर आपका आ चुका है ये। बट अबुल हसन को इन्होंने किस उपाधि से नवाजा था अबुल हसन को? तो ये आपको बताना है कि अबुल हसन को भी इन्होंने एक उपाधि दी थी, नादिर उल अस्र की उपाधि मंसूर को दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड आप देखोगे कि गोल गुम्बद के नाम से जो प्रसिद्ध है स्थापत्य, वो किस शासक का मकबरा है? तो गोल गुम्बद जो है वो है मोहम्मद आदिल शाह का।
किसका है? मोहम्मद आदिल शाह का। कर्नाटक राज्य के बीजापुर शहर में स्थित है ये, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई लगभग आपको मिलेगी 175 फुट। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विदेशी यात्री आए थे और वो विदेशी यात्री किससे संबंधित है, उनके समय पे ऐसी कौन सी घटना घटित हुई थी, देख लेते हैं भाई। विलियम फिंच जब आए थे तो विलियम फिंच हॉकिंस के साथ ही आए थे। 1608 में विलियम हॉकिंस आए थे ना जहांगीर के दरबार में, तो विलियम फिंच भी आए थे उस समय। इन्होंने जो लिखा, एक यात्री रहे हैं, तो इन्होंने अनारकली की दंतकथा का उल्लेख किया है। किसका? अनारकली की दंतकथा का उल्लेख, ठीक है। पीटर मुंडी जो है, अब पीटर मुंडी आए थे मुगल बादशाह शाहजहाँ के समय पर, ठीक है ना, 1630-32 के समय पर। तो उस समय अकाल पड़ा था, भीषण अकाल पड़ा था शाहजहाँ कालीन के समय पे, तो पीटर मुंडी ने उसका उल्लेख किया, ठीक। अब फ्रांसिस बर्नियर आए। फ्रांसिस बर्नियर जब आए थे तो मुग़ल साम्राज्य में उस समय दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा पड़ा था। किसके बीच में? दारा शिकोह और औरंगजेब, 1658 का जो है। तो ये आपका उत्तराधिकार के युद्ध से यहाँ मिल जाएगा। बचा अब एडवर्ड टेरी। तो एडवर्ड टेरी संबंधित है आपकी मुद्रा एवं टकसाल व्यवस्था से। हालांकि ये एडवर्ड टेरी जो है सर विलियम्स थॉमस रो, नाम सुना है ना, सर थॉमस रो का, इनके ये पादरी थे, ठीक है ना, ये पादरी थे इनके। तो एडवर्ड टेरी को मिला दिया मुद्रा व टकसाल व्यवस्था से। बाकी आप मैच कर लेना इधर किसका किससे जा रहा है, ठीक है ना। तो ये है आपका A1 B2 C4 D3, आंसर आपका हो जाएगा। 127 मुगल कालीन पद वाक्यानवीस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मुगल काल में भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी रही है, तो एक टर्मिनोलॉजी है आपकी वाक्यानवीस। अब वाक्यानवीस क्या होगा? वाक्य सुनाओ भाई हमें आकर के। तो ये वाक्य कौन सुनाएगा तुम्हें आकर के, बताओ? कोई लेखक ही सुना सकता है इस काम को, तो दरबारी लेखक ही करेगा। तो वाक्यानवीस ये आपका संबंधित है दरबारी लेखक से, ठीक है ना। चलिए, कहाँ चलें, इतना बोलते रहते, चलिए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका औरंगजेब के कार्यों से संबंधित आ चुका है, किसी को ना छोड़ेंगे हम, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेंगे। ले लो फिर। सती प्रथा को प्रतिबंधित किया औरंगजेब ने, किया था। सिक्कों पर कलमा के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी थी। हिंदू और मुस्लिमों के समान दरों पर सीमा शुल्क लगा दे। इतना धर्मनिरपेक्ष आदमी नहीं था ये, नलायक था। तो दोनों पे समान शुल्क नहीं लगाएगा, मुस्लिमों पे कम लगाएगा, हिंदुओं पे ज़्यादा लगाया था इन्होंने। तो इसका मतलब 1 और 2 सही है, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा 1 और 2 ए ऑप्शन। अब ऐसे राजाओं को देख करके और ऐसी नीतियों को देख करके मुझे यही लगता है कि जितने भी मुस्लिम हमारे देश में हैं आज की डेट में, मैक्सिमम कन्वर्टेड मुस्लिम है, वो हिंदू बदल करके जो है धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन गए होंगे। भाई जब कर की व्यवस्था ही तुमने ऐसी कर रखी है, बताओ। जितने भी राजा आ रहे हैं, जितने भी राजा देखने को मिल रहे हैं, हम पक्षपात ही कर रहे हैं सीधा सीधा। अब मुस्लिमों पर लगा रहे हो तुम 2.5% कर, हिंदुओं पर लग रहा है 5% कर। जो गरीब लोग होंगे वो तो अपनी थोड़ी सी रोटी पानी बचत के लिए कन्वर्ट कर ले, क्या दिक्कत है? धर्म किसी में भी चले जाओ, खाना पानी चलना चाहिए बस। अभी कल को मोदी जी कहे कि हम 15-15 लाख देंगे और जो है मकान देंगे, हो सकता है कि बहुत सारे गरीब जो मुस्लिम भाई बहन हो वो अपना धर्म परिवर्तन कर लें इसी वजह से, और भी धर्म के लोग इधर आ जाए। तो लालच बुरी बला है, ये तो अत्याचार था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा ज्ञान ना पेलो, सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। फिरोज तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि फिरोज तुगलक क्या? इसने कर प्रणाली को इस्लामी स्वरूप प्रदान किया। फिरोज तुगलक ने जो कर प्रणाली थी उसको इस्लामी स्वरूप प्रदान किया। इसने सिंचाई कर आरोपित किया जो उपज का 10% था। सारा तुम ही खा जाओ। तो दोनों ऑप्शन सही है। किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ के फेंक दो तुम। नेक्स्ट है आपका कि अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर। अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व व्यवस्था क्या थी भाई, बताइए आप। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि की पैमाइश के आधार पर किया। हमने ऊपर देखा था जब गयासुद्दीन तुगलक आए थे तो उन्होंने भूमि की पैमाइश से हटा करके उपज के आधार पर किया था। खिलजी का था ये, सही है। उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूल किया गया था। ठीक है भैया, इसे तो चोल वाले थे जो 25% लेते थे, तुम तो 50% ले रहे हो यार। अब ले रहे हैं तो क्या करें। राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए दीवान मुस्तकराज की स्थापना की गई थी। हाँ जी बिल्कुल की गई थी। तो तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें फिर अब। तो शेरशाह के काल में एक प्रयुक्त होता था पद विलायत हम तो अभी भी सुन लेते हैं गांव में अपने प्रदेश। हमेशा कहाँ से आया भैया, अरे ना कम में तू विलायत जा रहा हो, ना विलायत से आ रहा हो। तो कोई बात नहीं, इसका आंसर जाएगा दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित प्रशासनिक इकाइयों को शेरशाह के समय में विलायत बोला जाता था, ठीक है। एक और आगे जी, प्रसिद्ध संत हमारे शेख अहमद सर हिंदी, क्या नाम थे? शेख अहमद सर हिंदी। तो आप सर थे क्या हिंदी का? चलो पता नहीं। नक्शबंदी सिलसिला के तो थे।
शेख अहमद सर हिंदी, तो सर थे वो हिंदी के? नहीं जी, नक्शबंदी सिलसिला से ये संबंधित रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि बल्लभाचार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बल्लभाचार्य, बल्लभ तो शुद्ध कर देंगे भैया, बल्लभ है उनके हाथ में, बल्लभ है, शुद्धि कर देंगे जिसको शुद्ध होना हो। तो बल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादन, हाँ बिल्कुल भाई साहब। इन्होंने विवाहित जीवन को आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाधक माना था, और खुद ने शादी कर रखी होगी तब क्या होगा भाई? बाधक नहीं माना था बाबू। भक्तमाल इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है? नहीं जी, भक्तमाल तो किसी और ने रचा था। किसने रचा था फिर भक्तमाल? नावादास, नावादास द्वारा लिखित। तो ये भी गलत हो गया, इसका मतलब एक ही ऑप्शन सही जाएगा फिर। ठीक है ना, हम वही सोचे कि ये कहाँ रह गए हमारे कृष्णदेव राय, इनसे क्वेश्चन ना आए। तो रचना कृष्णदेव राय द्वारा नहीं की गई, नहीं पूछ रहे हैं। बाकी मतलब कृष्णदेव राय ने 3 रचना करी हैं, उन 4 दे रखे हैं ऑप्शन, तो कौन सी नहीं करी ये बताना है आपको। अमुक्त माल्यद इन्होंने ही लिखी थी कृष्णदेव राय ने, ऊषा पण्यम इन्होंने ही लिखी थी, जाम्बवती कल्याणम इन्होंने ही लिखी थी, मनुकारिता इनकी नहीं है, मनुकारिता इनकी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप शाहजहाँ जब थे राजा, उनके समय पे राज्य और किसानों का प्रत्यक्ष संपर्क टूट गया। अब प्रत्यक्ष संपर्क जब भी टूटेगा जब कोई बीच में ठेकेदार लगा दोगे, दलाल लगा दोगे आप, तो ये बात सत्य है। अब कथन की पुष्टि कारण करेगा कि नहीं ये देख लेते हैं। शाहजहाँ ने भू राजस्व वसूल करने के लिए ठेकेदारी प्रथा को प्रारंभ किया। भाई ठेकेदारी प्रथा को प्रारंभ किया होगा तभी तो ये संपर्क टूटा होगा, बात तो सही है, ये ऑप्शन सही है। तो ये पूछा कि कौन सा विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने करा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तो कृषि विभाग किया था। भाई कृषि विभाग से कौन सा संबंधित तो दीवान अमीर कोही से याद रख लो, कृषि विभाग। मोहम्मद बिन तुगलक कृषि विभाग की स्थापना करी थी, तो दीवान अमीर कोही। अब दीवान मुस्तक राज तो आपने अभी ऊपर देखा है, तो आप बताइए दीवान मुस्तक राज की स्थापना कब हुई थी, किसके शासनकाल में, ये आप बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में पूछ रहा है। तो मनसब सरकारी सोपान व्यवस्था में किसी व्यक्ति के स्थान और वेतन का निर्धारित था। हाँ जी, पता चल जाता था इससे कितना मनसब है आपका, 5000 का है, 500 का, 1000 का है। इसमें व्यक्ति को सैनिक दायित्व तो प्राप्त होते थे किंतु दीवानी नहीं। नहीं वाली बातों पे तो हम थोड़े से डाउट कर जाते हैं। नहीं वाले ऑप्शन तो यूपीएससी में ज़्यादातर ही गलत रहे में, तो हम पीसीएस में भी अप्लाई कर ही लेते हैं इसे। फिर कर लो, फिर आंसर ले लो, एक ऑप्शन आएगा तुम्हारा। ठीक है, बताइए भैया कश्मीर का कौन सा ऐसा शासक था जिसको कविताएं लिखने का शौक़ था, वो भी कविताएं लिखता था, कुतुब नाम से लिखता था। तो कौन था वो? जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन का नाम सुनकर के कुछ याद आ रहा है? इनको कश्मीर का अकबर बोलते थे, जैनुल आबदीन को बोलते हैं कश्मीर का अकबर। क्यों बोलते होंगे भाई? अकबर की तरह होंगे सेकुलर आदमी, कुछ ऐसे काम किए होंगे उन्होंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता भी रहता है। तालीकोटा का युद्ध याद होना चाहिए पहले तो, 1565 ईस्वी का डेट याद होनी चाहिए तालीकोटा के युद्ध की। अब ये विजयनगर साम्राज्य वाला ही है। दक्षिण भारत की निम्नलिखित में से किस शक्ति ने प्रतिभाग नहीं किया था? अब ये चारों पांचों शक्तियाँ एक जगह तो थी आपकी, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार, बीदर। तो उस समय गोलकुंडा से पंगा चल रहा था बरार का, इसलिए बरार ने इसमें सहभाग नहीं किया था, वरना अहमदनगर ने भी किया, बीजापुर ने भी किया, गोलकुंडा ने भी किया, बीदर ने भी किया था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा प्रशासन के अधिकारी दे रखे हैं। देखो प्रशासन के अधिकारी दिल्ली सल्तनत के देख लो, मुगल साम्राज्य के देख लो, विजयनगर साम्राज्य के देख लो, चोल साम्राज्य के देख लो। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ से आता ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो कुछ अधिकारियों के नाम है, उनका दायित्व क्या था ये पूछ रहा है। तो मजूमदार क्या करेंगे? आरसी मजूमदार क्या करते थे भाई? चलो मजूमदार करेंगे तुम्हारा वित्त एवं राजस्व मामले संभालेंगे। ठीक है, सुरनवीस सुर अच्छे हैं इनके, तो गाओ फिर गा कहाँ रहे हो तुम, तो शाही पत्राचार कर रहे हो। तो सुरनवीस हैं शाही पत्राचार के लिए। ठीक है, सर ए नौबत सैन्य व्यवस्था, सर कटने की नौबत आ सकती है भाई इसमें। सर ए नौबत क्या कह रहा है कि सर कटने की नौबत आ सकती है, तो किस में आएगी? सैन्य व्यवस्था में। दबीर तो ऐसा लगा दरबार में कुछ है, तो दबीर हमारे हैं सुमंत हैं हमारे जयशंकर प्रसाद, तो विदेशी मामले। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? A2B1 C3D4, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन हैं 50 तक, वो आपके करंट अफेयर्स से, और करंट अफेयर्स पुरानी ही ज़्यादा पूछ रहे हैं ये, बाकी हम करंट अफेयर्स तो जब नई आएगी वो करेंगे। इन क्वेश्चनों को भी आप देख सकते हो और मैं ये पेपर आपको डाल दूँगा। ठीक है ना, इसकी PDF तो वो आप खुद देख लेना, बाकी मैंने इधर पेपर ये करा दिया है। ओके,
और एक और बात आप ये बता देना कि सारे पेपर दृष्टि के, अगर आपको सारे पेपर चाहिए, संस्कृति आईएएस के जो मैं करा रहा हूँ वो चाहिए पेपर, और जीएस वर्ल्ड के या ध्येय के मिले, मतलब किसी भी कोचिंग के सारी टेस्ट सीरीज जितनी मार्केट में आ रखी है उनकी अगर पीडीएफ चाहिए तो बताना। लेकिन उसमें काम ये करना पड़ेगा, मेरे से तुम्हें बात करनी पड़ेगी कि मामला क्या है, क्योंकि एक बुक सेंटर वाले हैं मुखर्जी नगर में ही है, वो फ़ोटोकॉपी निकाल करके देते हैं ना, तो वो देंगे, लेकिन वो पैसे ले रहे हैं। क्योंकि मैंने जब ये लिया था तो मेरे को 30 रुपये पर हिसाब से ले लिया था इन्होंने, पर थोड़ा कंसेशन करा लेंगे। लेकिन जब हम मिल जाएंगे कुछ लोग, अब सपोज करो कि अगर 40 से 50 बच्चे अगर ऐसे हुए जो कहेंगे हाँ जी डालो, तो हम सब पे 40 से 50 लोगों पे 10-10 रुपये भी नहीं आएंगे, और सारी कोचिंग की टेस्ट सीरीज हमें मिल जाएगी। तो इस बारे में आप सोच कर बताना कि ये ठीक रहेगा कि नहीं, ठीक है ना। तो ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।